ओके स्टूडेंट्स, तो आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो क्या है इसमें पढ़ने लायक, जरा देखें। क्या हम दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे? प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे ये दो डिटर्मिनेंट है, इनको हमें करना है मल्टीप्लाई। ओके, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? इनको मल्टीप्लाई करने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम क्या मतलब हुआ इस रो बाय कॉलम का? रो बाय कॉलम का मतलब हुआ कि फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट की हम एक रो लेंगे और पीछे वाले का कॉलम। कैसे, क्या मतलब? जैसे इस दो डिटरमिनेंट का जब प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट फिर से एक डिटरमिनेंट आएगा। और वो कैसे लिखना जरा समझे बेटा। मैंने क्या कहा? रो बाय कॉलम। तो ये तो आपको लेनी है रो, और ये आपको लेना कॉलम। दिख रहा है कुछ? रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो, सेकंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम। रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा A1L1 तो ये आ जाएगा A1L1 प्लस A2M1। रो बाय कॉलम समझ में आया बेटे? A1L1 प्लस A2M1। अब क्या करें? अब ये रो बाय कॉलम हो गया। अब यही वाली रो रखनी है, इस रो को नहीं चेंज करना। सेम रो और नेक्स्ट कॉलम। अभी क्या करा था? पहले डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो, सेकंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम, रो बाय कॉलम। अब इसकी रो तो नहीं चेंज करनी, लेकिन सेकंड डिटरमिनेंट के सेकंड कॉलम पे चले जाइए। लेकिन सेकंड डिटरमिनेंट के सेकंड कॉलम पे चले जाइए ऐसे। तो इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, तो अब क्या आ जाएगा? A1L2 प्लस A2M2, A1L2 प्लस A2M2। ठीक है। इसके बाद क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, फिर इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर लिया, तो इसके फर्स्ट रो का जो पूरा एक्शन था वो खत्म हो गया। अब इसकी सेकंड रो पर आ गए, फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट की सेकंड रो पर आ गए। अब क्या करेंगे बेटे? इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर आ जाएगा B1L1 प्लस B2M1, B1L1 प्लस B2M1। फिर फाइनली फाइनली इसको इससे, इसको इससे। तो बेटे ये क्या आ जाएगा? B1L2 प्लस B2M2। यस,
बढ़िया है। तो इसको कहते हैं अपन दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन। और क्या प्रोसीजर फॉलो किया अपन ने? रो बाय कॉलम। अब यहां पर एक बात है, अच्छा ये रो बाय कॉलम ही क्यों करते हैं? पहली बात तो यार देखो, थोड़े फंडे तो हो सकते हैं, मतलब थोड़े फंडे तो होते हैं कि रो बाय कॉलम क्यों करा। एक तो मोटा मोटा तो मैं ऐसे कह देता हूं कि यार इस डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू आती है 4, इस डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू आती है 7, तो ये 4 into 7, डिटरमिनेंट हमेशा एक नंबर होता है, तो 4 into 7 हो गया 28। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आएगा 28। या फिर हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे ओपन कर लिया जैसे दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, इसको ओपन कर दिया और उनको जब आपस में कैलकुलेट किया तो वो इसी वाले डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन था। ऐसे कर करके देख सकते हैं कि हाँ ये है तो इसके बराबर। दूसरी जो बात है एक और, वो ये कि ये कुछ मैट्रिक्स से भी रिलेटेड है। कुछ मैट्रिक्स भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ऐसा एक प्रोसीजर होता है रो बाय कॉलम। दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रो बाय कॉलम से। तो आप कह सकते हो कि ये जो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर है, ये एग्जैक्टली वही होता है जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर होता है। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरी में जो रीजन है हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में छिपा है, तो वो मैट्रिक्स तो अभी अपन कर नहीं रहे। तो अभी तो अपन क्या कर रहे हैं कि एल्जेब्राइक प्रूफ देख रहे हैं कि यार बस ये ऐसा इक्वल है क्या, ऐसा किया जा सकता है क्या, तो हम अलाउ कर रहे हैं, यस इट कैन बी डन। और जब हम दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये मैथमेटिकली ट्रू है। तो मैथमेटिकली मतलब एल्जेब्राइकली विदाउट नोइंग द फिजिकल इंटरप्रिटेशन की हो क्या रहा है, अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन देखेंगे तो कैलकुलेशन वाइज हमको ये उसके इक्वल आ जाएगा, एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। तो ये बराबर होता है, प्रूवन है। थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन कहीं और है, उसको अभी हम नहीं देख रहे, एल्जेब्राइकली ये प्रूवन है और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। और शब्द जो है रो बाय कॉलम ये चुराया गया, ये आया है मैट्रिक्स चैप्टर से। तो वहां भी हम दो मैट्रिक्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम। तो दो डिटरमिनेंट को जब मल्टीप्लाई करना हुआ तो जैसा मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी ने चैप्टर पहले पढ़ रखा तो वो कर चुका है, और जो बाद में पढ़ेगा वो करेगा। इन बोथ द केसेस रो बाय कॉलम एक प्रोसीजर है दो डिटरमिनेंट या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। आगे सुनो, जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स बोला है, मैट्रिक्स 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 डिटरमिनेंट नहीं बोला, जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर केवल और केवल मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर रो बाय कॉलम ही होता है। जब भी हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर केवल रो बाय कॉलम ही होता है। तो डिटरमिनेंट में भी तो सही वही रो बाय कॉलम ही है। हाँ, उसी मुद्दे पर मैं आना चाह रहा हूं कि डिटरमिनेंट में भी रो बाय कॉलम ही है, लेकिन डिटरमिनेंट में भी रो बाय कॉलम ही है, लेकिन अगर मैं इस वाले डिटरमिनेंट का कर दूं ट्रांसपोज, सुन लेना ढंग से, अगर मैं इस वाले डिटरमिनेंट का कर दूं ट्रांसपोज, अच्छा तो ट्रांसपोज करने से क्या होता है ट्रांसपोज? सर रो को बना दिया कॉलम, कॉलम को बना दिया रो, तो ये जो L1 L2 यहां की रो थी ये यहां का हो गया कॉलम, और ये M1 M2 जो यहां की रो थी वो यहां का हो गया कॉलम। इसको नहीं छेड़ा, ये एज इट इज ओके। और यहां जो लिखा था डिटरमिनेंट वो एज इट इज लिख दिया, तो यहां क्या लिखा है? A1 L1 A2 M1 A1 L2 A2 M2 B1 L1 B2 M1 B1 L2 B2 M2, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप मुझे बताओ क्या कहती है खोपड़ी? खोपड़ी हमारा साथ दे रही कि नहीं दे रही है? क्या खोपड़ी यहां कहती इक्वल आएगा, या खोपड़ी कह रही है अनइक्वल आएगा? यहां पर इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये इक्वल है स्टिल? यहां पर मैंने ट्रांसपोज कर दिया, क्या ये स्टिल इक्वल है?
जब मैंने यहां पर ट्रांसपोज कर दिया तो क्या ये स्टिल इक्वल है? बताओ बेटे, क्या ये स्टिल इक्वल है? क्या इक्वलिटी मेंटेन होगी? अब सुनो, अरे हमने ये पढ़ा था कि किसी डिटर्मिनेंट का जब ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, प्रॉपर्टी वन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर इसका वैल्यू पहले 7 था तो अभी भी क्या आएगा? 7 ही आएगा। डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने से उसका वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। और अगर ये पहले 4 था तो इसको तो चेंज किया ही नहीं, तो ये 4 ही है। अब जब ये 4 इंटू 7 अगर 28 था और चेंज करने पे भी जो इसको सॉल्व करूंगा और ये 7 ही आएगा, तो 4 इंटू 7 और ये तो 28 है ही, तो इक्वलिटी मेंटेन कर जाएगी ना। क्या क्या बोल दिया सर आपने? अरे भाई ये 4 था और ये 7 था और उसका वैल्यू आ रहा था 28, इसलिए हमने कहा कि डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट इस तरह से होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो 4 इंटू 7 28 आ रहा है। अब आपने क्या करा, इसमें कर दी गड़बड़। गड़बड़ क्या कर दी? रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया, लेकिन उससे नंबर तो चेंज हुआ नहीं। नंबर चेंज नहीं हुआ, उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो उसका वैल्यू अभी भी 7 आ रहा है। इसका वैल्यू 4 है ही, वहां 28 है ही, तो 4 7 28 हो गई, उसको अपन ने चेंज किया नहीं है। तो कुल मिलाकर केवल इसको चेंज कर देने पे भी जो इनके नंबर ऑप्टेंड थे उनमें तो कोई अंतर नहीं आया। आपने उसका डिजाइन चेंज कर दिया, अरेंजमेंट चेंज कर दिया, पर नंबर ऑप्टेंड या वैल्यू ऑप्टेंड है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। मतलब इक्वलिटी मेंटेन करेगी, क्योंकि नंबर, उसको रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाने से नंबर मतलब उसका आउटपुट है, मतलब जो वैल्यू हो तो चेंज नहीं हुआ, नंबर तो वैल्यू तो वही रहा 7, तो इक्वलिटी तो वही रह जाएगी ना, इक्वलिटी तो रह जाएगी, मतलब इक्वलिटी तो रह गई, इक्वलिटी तो मेंटेन कर गई। तो क्या हो गया यार? क्या हो गया? इक्वलिटी मेंटेन तो कर गई, तो कर गई। आप इतना क्यों बता रहे हो उसको? अरे भाई हम इसलिए बता रहे हैं कि नई बात हो गई ना। अब नई बात क्या हो गई कि अब जब आप इसमें से इसको देखोगे, देखो जरा, अब जब आप ऐसे देखोगे, अब जब आप ऐसे देखोगे, यहां क्या लिखा हुआ? A1 L1 A2 M1, तो देखो आपको ऐसा लगेगा अब रो बाय रो। अभी कैसा लगेगा? रो बाय रो। जो 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 रिजल्ट आ रहा है, ऊपर क्या लग रहा था? वो रो बाय कॉलम। और अब वही चीज हमको क्या दिखेगी? कैसी फील होगी? रो बाय रो। अब हमको फील होगी रो बाय रो। A1 L1, A1 L1 प्लस A2 M1, A1 L1 प्लस A1 L1 रो बाय रो। फिर ये क्या लगेगा आपको? रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। फिर ये, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, रो बाय कॉलम नहीं, पहले रो, फर्स्ट रो ये वाला एलिमेंट, और फिर फर्स्ट रो सेकंड रो ये वाला एलिमेंट, फिर इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट रो ये वाला एलिमेंट, फिर इसकी सेकंड रो इसका सेकंड रो ये वाला एलिमेंट। मतलब इस पूरे प्रोसीजर में क्या लगेगा? इस पूरे प्रोसीजर में लगेगा कि हमने रो बाय रो मल्टीप्लाई करा है, बजाय की रो बाय कॉलम करने के। तो जैसे हमने ऊपर करके बताया, तो रो बाय कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो तो गया रो बाय कॉलम। अब ये रो बाय रो चल रहा है, फर्स्ट 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 सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड, रो बाय रो, रो बाय रो। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन रो बाय रो हो गया। और आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ट्रू भी है, आप ही कह रहे हो कि ट्रू भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट को जरूरी नहीं है कि हम रो बाय कॉलम ही मल्टीप्लाई करें, रो बाय रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर हो गया, इस प्रोसीजर का नाम हो गया रो बाय रो। तो डिटर्मिनेंट को आप जरूरी नहीं है कि रो बाय कॉलम से ही मल्टीप्लाई करें, आप डिटर्मिनेंट को रो बाय रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये जो प्रोसीजर है बेटा, ये हो गया रो बाय रो। अच्छा, तो ध्यान देने वाली बात क्या क्या हो गई? ध्यान देने वाली बात पहली हो गई कि मैट्रिक्स को सिर्फ रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक होता मेथड केवल रो बाय, और कुछ होता ही नहीं उसमें। तो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ रो बाय कॉलम से करेंगे, तो जब किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ रो बाय कॉलम से करेंगे। जब दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, ऑफ कोर्स रो बाय कॉलम से कर सकते हैं या करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि रो बाय रो भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स में नहीं होगा रो बाय रो, देखो सुन लो ना, मैट्रिक्स में केवल एक मेथड होता है रो बाय कॉलम।
जो मेथड मैट्रिक्स में होता है रो बाय कॉलम, सेम मेथड हम डिटरमिनेंट में भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट या प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट में भी हम वही रो बाय कॉलम लगा सकते हैं, सही है। लेकिन डिटरमिनेंट में ये थोड़ा सा फ्रीशिप और है जो मैट्रिक्स में नहीं है, कि डिटरमिनेंट में आप रो बाय रो भी कर सकते हो, मैट्रिक्स में नहीं चलेगा, ये केवल यहीं की बात है। अच्छा सर, लेकिन अब हमारी खोपड़ी में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आपने क्या करा अभी इस वाले में चेंज किया, तो जो पहले रो बाय कॉलम दिख रहा था इस वाले में चेंज करने से वो रो बाय रो दिखने लगा। लेकिन ट्रांसपोज करने से, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू में तो फर्क पड़ता ही नहीं है, अगर मैं इसकी बजाय इसमें ट्रांसपोज कर देता तो जो आपको रो बाय रो दिख रहा है वो रो बाय रो ना दिख के होता, वो आपको कॉलम बाय रो दिखता या कॉलम बाय कॉलम दिखता। अरे परमुटेशन तो चार है ना, अरे परमुटेशन तो चार है, कौन कौन से, रो बाय कॉलम, रो बाय रो, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, परमुटेशन तो चार है, तो क्या चारों तरह से करें? क्या कह रहे हैं, नहीं करना चारों तरह से, क्यों सर? मैथमेटिकली तो सही है हम, अरे सही तो है। देखो वापस सुन लो, समरी लास्ट बात, मैट्रिक्स हमेशा कैसे होगी, रो बाय कॉलम। इसलिए आप डिटरमिनेंट को भी कैसे कर सकते हो, रो बाय कॉलम, या मतलब इसलिए नहीं, मतलब डिटरमिनेंट को भी रो बाय कॉलम कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को रो बाय कॉलम करते हैं, डिटरमिनेंट को भी रो बाय कॉलम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये वाला ट्रांसपोज कर दूं तो फिर हमको डिटरमिनेंट रो बाय रो भी नजर आएगा। लेकिन अगर ये वाला ट्रांसपोज कर दूं तो फिर और वैरायटी हो सकती है, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, लेकिन इतने सारे लफड़े में तो परेशान हो जाएंगे हम, मतलब आदत ही नहीं रहेगी। कई बार अपन ऐसे रो बाय कॉलम करने की कोशिश करेंगे और दिमाग ने कुछ और अडॉप्ट करके लिखना कहा था, आउटपुट लिख कहा दिया, तो गलतियां हो जाएगी बहुत सारी। तो मेरे बच्चों 99% चाहे मैट्रिक्स हो चाहे डिटर्मिनेंट हो, मैट्रिक्स में तो 100% रो बाय कॉलम करना ही है। तो क्योंकि मैट्रिक्स में तो सिर्फ रो बाय कॉलम ही करना है, तो हमारी बार बार मल्टीप्लाई करने की जो आदत रहेगी मैट्रिक्स में, बार बार, क्योंकि एक ही तरीका सही होता है, इसलिए मैट्रिक्स में हमारी जो आदत रहेगी वो हमेशा यही रहेगी, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। तो पूरे मैट्रिक्स में तो हमेशा यही तरीका रहने वाला है, रो बाय कॉलम। तो मैट्रिक्स में बार बार हमें उसी आदत होगी, और डिटर्मिनेंट में भी वो अलाउ है, तो हम डिटर्मिनेंट में भी हमेशा रो बाय कॉलम से करेंगे। रेयरेस्ट केस में कहीं बहुत जरूरी लगे कि यहां पर हमारा फायदा रो बाय रो से बन रहा है, तो रो बाय रो कर लेंगे। क्या समझ में आ गया? डिटर्मिनेंट में हमेशा, सॉरी, मैट्रिक्स में हमेशा रो बाय कॉलम से करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग की, हाथ की, आंख की, सबकी जो आदत है वो रो बाय कॉलम की ही बनेगी, क्योंकि मैट्रिक्स में तो एक ही मेथड अलाउ है। तो हम मैट्रिक्स में खूब सारा कम करेंगे, डिटरमिनेंट में होता भी नहीं इतना मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स में बहुत होता है। तो मैट्रिक्स में बार बार जब मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पर केवल एक ही मेथड रो बाय कॉलम ही अलाउ है, इसलिए हमको रो बाय कॉलम की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए जब डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करना तो वैसा ही कर लो ना, रो बाय कॉलम। तो 99% अब हमेशा डिटरमिनेंट में रो बाय कॉलम ही फॉलो करेंगे। रेयरेस्ट केस के अंदर अगर जरूरत पड़ रही है, सवाल इजी बन रहा है, तो रो बाय रो कर लेंगे। बाकी जो दूसरे हैं कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, सही तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसका एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे एरर के चांसेस हायर हो जाएंगे। सर वैसा ही सवाल आ जाए तो नहीं आता ना, अगर लग भी रहा तो ट्रांसपोज करके सिंपल करके कर लो। आपको लग रहा है कि कॉलम बाय रो करना पड़ रहा, तो उस कॉलम को ट्रांसपोज कर दो, तो अब वो कॉलम बाय रो आपको रो बाय रो दिखने लगेगा। आप चुपचाप से जैसे रो बाय रो या रो बाय कॉलम से करते हैं वैसे ही करो। आई थिंक मैंने अपनी बात अच्छी तरह से समझा दी है। तो अधिक हमेशा ही हम रो बाय कॉलम ही करेंगे, बहुत रेयर हो गया तो रो बाय रो करेंगे, कॉलम बाय रो या कॉलम बाय कॉलम के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, वहां से हमसे एरर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? बढ़िया है। तो बस इस तरह से दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो खास बात क्या हो गई, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने में जो रिजल्ट आएगा वो भी एक डिटरमिनेंट ही आएगा। तो जब आप दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो जो तीसरा वैल्यू या तीसरा डिटरमिनेंट आएगा वो भी एक डिटरमिनेंट आएगा, एज वेल एज उतने ही ऑर्डर का आएगा। अगर आपने दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करे जो 2 by 2 ऑर्डर के या दो ऑर्डर के, तो रिजल्टेंट भी दो ऑर्डर का होगा। सर डिफरेंट ऑर्डर के डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होते हैं क्या? नहीं होते। डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई होने के लिए सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। तो अगर आप दो तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्टेंट उतने ही ऑर्डर का एक और डिटरमिनेंट होगा। ये ठीक है? चलो कुछ और बातें करते हैं। अब जैसे एक थ्योरम लेते हैं, लेट डी
is a determinant of order 3 obviously, and delta is a determinant of कोफैक्टर्स। क्या कह रहे हैं बेटा, डी तो एक डिटर्मिनेंट है, अब इसके कोफैक्टर्स बनाए, मतलब जो ए वन का कोफैक्टर कैपिटल ए वन, इस बी वन का, इस वाले बी वन का कोफैक्टर कैपिटल बी वन, मतलब एक और डिटरमिनेंट बनाया जो कोफैक्टर्स का है। तो समझ में नहीं आ रही बात, इसमें नो एलिमेंट है, हर एलिमेंट का कोई ना कोई कोफैक्टर होगा। जैसे ए वन का कोफैक्टर क्या होगा, B2C3 माइनस B3C2, कोफैक्टर जानते हैं ना सब। ऐसे इसका कोई कोफैक्टर होगा, तो जो हर एलिमेंट का कोफैक्टर आता जा रहा है, वो कोफैक्टर को, पहले का कोफैक्टर यहां लिख दिया, दूसरे का यहां, तीसरे का यहां, मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स हो गया। तो इट इज ए डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स। देन थोड़ा और मैं क्लियर कर दूंगा, अभी एक बार स्टेटमेंट पूरा कर दूं। देन ये जो डेल्टा होता है ये डी स्क्वायर के बराबर होता है। बस शर्त क्या है, जो डी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां थोड़ा सा कोफैक्टर्स के बारे में क्लियर कर देता हूं। वेयर A1 where A1 B1 C1 are cofactors of corresponding elements A1 B1 C1। ये थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर करने की मैंने कोशिश कर दी कि आखिर A1 B1 किसके कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, फाइनली तो ये रिजल्ट है। तो अगर हम, मुझे कोई डिटर्मिनेंट गिवन है और कोई मुझसे कहता है कि इसके कोफैक्टर्स का एक डिटरमिनेंट बनाओ और उसका वैल्यू क्या होगा, वापस सुन लो क्या बोल रहा हूं। एक डिटरमिनेंट गिवन है, अगर इसने कहा सारे कोफैक्टर निकालो, तो 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, ये आ गया। बोले अब वो सभी कोफैक्टर्स का एक डिटरमिनेंट बना दो, अब इसको सॉल्व करके इस कोफैक्टर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। ऐसा अगर प्रॉब्लम हमारे सामने है तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि यार अगर कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट बना के उसकी वैल्यू चाहिए, अगर कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट बना के उसकी वैल्यू चाहिए, अगर कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट बना के उसकी वैल्यू चाहिए, तो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बनाओ ही मत, टाइम वेस्ट मत करो। अगर कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट बना के उसकी वैल्यू चाहिए तो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बना के टाइम वेस्ट करो ही मत। जो भी डिटरमिनेंट अवेलेबल है केवल उसकी वैल्यू निकालकर उसका स्क्वायर कर दो। डेल्टा बराबर डी स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अरे समझ में आ गई बात, प्रोवाइडेड जो डी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अरे सही है ना, अरे बोले कि नहीं बोले, बूझे कि नहीं बूझे, सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो क्यों रहा है, अरे प्रूफ ले लो भाई, प्रूफ ले लो, हमारा क्या जाता, प्रूफ ले लो, ये लो प्रूफ। प्रूफ में क्या करा बेटा,
डेल्टा को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, या डी को डेल्टा से कर लो, किसको करना है सर? अरे कुछ भी लिख दो, जो सुंदर लगे वो लिख लो। तो डी इंटू डेल्टा, तो डी क्या है? A1 B1 C1, A2 B2 C2, और डेल्टा क्या है? ये क्या? डी इंटू डेल्टा। अब मल्टीप्लाई कर लो। अब ध्यान से सुनना, यहां पर है बात। अब जब मैं इन दोनों डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कैसे मल्टीप्लाई करूं? मैंने रो बाय रो किया, ध्यान सुनो मैं क्या बोल गया, मैंने रो बाय रो किया। सर खुद ही चिल्ला रहे थे अभी कि रो बाय कॉलम करना, रो बाय कॉलम करना। हाँ तो मैंने बोला था जहां फायदा देखिए वहां रो बाय रो भी कर लेना, ये भी तो बोला था ना। फायदा दिख रहा है, कौन सा फायदा दिख रहा है यार? ये देखो, एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो जब किसी एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जब किसी एक एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, उसी रो के दूसरे एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, उसी रो के तीसरे एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, और सबको ऐड कर दिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो रो बाय रो करने से मुझे कुछ सिग्निफिकेंट मिल रहा है ना, तो वही करूंगा ना भाई। तो रो बाय रो करा, तो इस रो को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फिर इस रो को इस वाली रो से किया तो फिर क्या मिलेगा? बताओ, कल पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाया था कि अगर एलिमेंट तो किसी और रो के हैं और को फैक्टर किसी और रो के, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। फिर एलिमेंट तो फर्स्ट रो के, और ऐसे रो बाय रो ऐसे कर रहे हैं, फर्स्ट रो और ये थर्ड रो, तो एलिमेंट तो किसी और रो के, को फैक्टर किसी और रो के, तो जीरो। फिर इसकी बारी आई, ये सेकंड रो के एलिमेंट, ये को फैक्टर फर्स्ट रो के, तो जीरो। सेकंड सेकंड तो सेम हो गए, वैल्यू ऑफ डी। सेकंड थर्ड जीरो, थर्ड वन जीरो, थर्ड टू जीरो, थर्ड थर्ड, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब इसको कहीं से भी ओपन कर लो, भले इस डिटरमिनेंट को, तो किसके बराबर चल रहा है ये? डी इंटू डेल्टा के। इसको कहीं से भी ओपन कर लो तो ये क्या आ जाएगा? डी क्यूब। ऐसे डी छुपाया, डी स्क्वायर माइनस जीरो, तो डी क्यूब आएगा। तो अल्टीमेटली डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डी क्यूब बाई डी, और क्योंकि डी जीरो नहीं है तो डेल्टा आ जाएगा डी स्क्वायर। ये आ जाएगा, यही प्रूव करना था ना, ये आ गया। तो ठीक है, तो ये बेटा जो थ्योरम है ये हम कई जगह काम में लेंगे, अच्छी सी थ्योरम है। अच्छा से जनरलाइजेशन, एक चीज और देख लो, ये तो तीन ऑर्डर का था तो यहाँ स्क्वायर आया, एक इसका जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन क्या होता है? if d is a determinant of order 3, ऑर्डर n, सॉरी, अभी तो तीन का तो ले लिया हमने। अब अगर d n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इफ d इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, देन ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स होता है बेटे, ये एक कम हो जाता है, इसका पावर जो है वो ऑर्डर से एक कम हो जाता है, तो d की पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो जैसे यहां पर जो अपन ने पहले किया, इसमें डिटर्मिनेंट का ऑर्डर तीन था, इसलिए आया डी स्क्वायर, तीन माइनस एक। तो अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n रहेगा, अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n रहेगा, तो जो को फैक्टर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी
वो उस ऑर्डर से एक कम पावर आएगी। मतलब ऑर्डर और पावर का डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, लेकिन जो निकल कर आ रहा वही है कि को फैक्टर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू जो उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर है -1 पावर लगा दो उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे। तो अगर 10 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और किसी ने कहा कि इसके को फैक्टर्स वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे उसी डिटरमिनेंट की पावर 9 कर दो, एक करके उसकी पावर कर दो, जो आएगा वही उसके को फैक्टर के डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो एक जनरलाइज बात कर ली। कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। प्रूव दैट A1L1 प्लस B1M1 A1L2 प्लस B1M2 A1L3 प्लस B1M3 A2L1 प्लस B2M1 A2L2 प्लस B2M2 A2L3 प्लस B2M3 A3L1 प्लस B3M1 A3L2 प्लस B3M2 A3L3 प्लस B3M3 बराबर 0। ये एक डिटर्मिनेंट है ही। हमें प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। अब थोड़ा मजेदार है। क्या मजेदार है भाई? अभी तक जो किया डिटर्मिनेंट के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, वो सब हम कर रहे हैं R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 एटसेट्रा। एक बात आप इसमें देखेंगे, आप बताओ इसमें अननोन कितने हैं? A1 A2 A3, B1 B2 B3, L1 L2 L3, M1 M2 M3, 12 अननोन है। तो मान लो मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन भी कर लूं तो मतलब मुश्किल हो जाएगा सब ऐसे कैंसिल वैंसिल करा के देखना। L3 L2 1 M3 B2 देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इतने मैं हिंट दे रहा हूं आपको, यहां जब इतने सारे अननोन वाला कोई डिटरमिनेंट हो ना, तो शक करना ये कहीं प्रोडक्ट तो नहीं है, ये कहीं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट तो नहीं है। क्योंकि ऐसे सॉल्व करना इतने सारे अननोन के साथ तो बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। तो जब इतने सारे अननोन इन्वॉल्व हो जाए तो आप शक करना कि कहीं ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट तो नहीं है। तो जरा समझें क्या कह रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि हमने मान लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसी दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हो सकता है। गारंटी नहीं है, मैं कह रहा हूं हो सकता है, शक कर रहा हूं मैं इसमें। अब जो जो भी कहूंगा बेटा बहुत ध्यान से सुनना। अब मेरे बेटे वो जो प्रोसीजर हमने लगाया रो बाय कॉलम, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है जरा सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यार उसमें क्या होता है, जैसे यहां का रो और यहां का कॉलम, सुनना देखो क्या कह रहा हूं।
क्या कहा बेटा? यहां का रो, यहां का कॉलम, ये वाला एलिमेंट देता है। दिमाग में बैठाओ क्या बोल रहा हूं। मल्टीप्लाई में यही तो होता है। आगे सुनो। फिर यहां का रो और यहां का कॉलम, सेकंड कॉलम, वो ये देता है। ऐसे ही सीखा रो बाय कॉलम। फाइनली यहां का रो और यहां का कॉलम ये देता है। ऐसे रो बाय कॉलम से एलिमेंट मिलते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा मेरे बेटे कि ये वाली रो और ये तीन कॉलम लेके मुझे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट मिलता है। ये वाली रो, ये वाला तीन कॉलम लेके मुझे ये एलिमेंट मिलता है, ये और ये। तो इंपॉर्टेंट कौन हो गया? ये वाली रो, ये वाली रो, ये तो हमेशा है। ये रो तो मैं हमेशा ले रहा हूं। जब मैं ये रो, ये कॉलम लेता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। फिर मैं सेम रो और ये कॉलम लेता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। फिर जब मैं सेम रो और ये वाला कॉलम लेता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मतलब ये रो तो हमेशा काम में आ रही है, तो ये रो इसमें भी काम में आ रही है, ये रो इसमें भी काम में आ रही है, ये रो इसमें भी काम में आ रही है। तो बेटे अगर कोई एलिमेंट है जो इस रो में बार बार दिख रहा है तो वो इसी का होगा फिर। क्योंकि ये रो इसमें भी काम में आती है, ये रो इसमें भी काम में आती है, ये रो इसमें भी काम में आती है, तो ये रो यहां भी काम आ रही है, यहां भी काम आ रही है, यहां भी काम आ रही है। तो जो इसमें सबसे ज्यादा बार दिख रहा है वो इसी से बना है। क्या मतलब हुआ सर? देखो जरा। तो इस रो में क्या दिख रहा है आपको बार बार? देखो, A1 B1, फिर से A1 B1 और फिर से A1 B1। तो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, मतलब ये इधर की जो रो है, ये वाली जो रो है, ये बार बार काम में आ रही है, यही काम में आती है तीनों इस रिजल्टेंट में। तो A1 B1 बार बार काम में आ रहा है, मतलब तय हो गया कि यहां जो बार बार है वो A1 B1 है। अरे समझ में आया जो जो बोल दिया? इसका मतलब तय हो गया कि जो बार बार काम में आ रहा है वो A1 B1 है। ये रो, ये कॉलम, ये आ गया, ये रो, ये कॉलम, फिर ये आ जाएगा, फिर ये। तो यही बार बार काम में आता है। तो यहां बार बार दिख कौन रहा है? A1 B1, A1 B1, A1 B1। मतलब यहां पर A1 B1 होगा जिनको बार बार मल्टीप्लाई करने से ये डिटरमिनेंट बना होगा। एक बात। दूसरी बात, चलो ये मान लिया A1 B1 है। अब इसको अपन इधर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये आएगा। तो यहां A1 के साथ कौन है? L1, तो मुझे यहां पर L1 चाहिए। फिर यहां B1 के साथ कौन है? M1, तो यहां मुझे M1 चाहिए। तो A1 L1 प्लस B1 M1। ठीक है। फिर वापस यही वापस काम में आएगा। अब यहां पर A1 के साथ कौन है? L2, तो यहां जरूर L2 चाहिए हमें। तो A1 L2 प्लस B1, फिर यहां क्या M2, तो यहां हमें M2 चाहिए। फिर ऐसे यहां पर चाहिए A1 L3 और B1 M3। बहुत बढ़िया बेटे। ऐसे ही अब जो इसकी सेकंड रो होती है, ये वाली सेकंड रो, इसमें इधर वाली सेकंड रो बार बार आती है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट, फिर सेकंड रो ये वाला कॉलम, ये वाला एलिमेंट, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट। तो अब इसमें जो बार बार दिख रहा है वो इधर की सेकंड रो बनेगी। तो इसमें दिख रहा है मुझे A2 B2, फिर यहां भी दिख रहा है A2 B2, फिर यहां भी दिख रहा है A2 B2। इसका मतलब यहां पर बार बार क्या दिखना, क्या क्या आ रहा होगा? वही सेकंड रो तो बार बार आएगी। तो इसका मतलब सेकंड रो क्या है यहां पर? A2 B2। तो ये हो गया A2 B2। ऐसे ही बेटे यहां पर लास्ट में आपको दिख जाएगा A3 B3, A3 B3। तो अब आप ऐसे रो बाय कॉलम करोगे तो ये पूरा स्टेटमेंट बन गया। मतलब बना तो ये इसी से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच गई बोलना, वो सुनो। ये जो रिजल्टेंट है ये एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो जिन दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लीकेशन से ये वाला डिटर्मिनेंट बनेगा,
उसका भी 3 ऑर्डर होना जरूरी है। अब यहां तो 3 ऑर्डर हम देख रहे हैं, तो ये तो 2 ही बन रहे हैं, तीसरा बन नहीं पा रहा। जैसे A1 L1 + B1 M1, अब यहां कुछ तीसरा होता तो फिर तो ये बिगड़ जाता। क्या बोला, वापस सुनो। A1 L1 + B1 M1, तो ये आ गया A1 L1 + B1 M1। अब यहां पर कुछ और एलिमेंट अगर होते तो वो भी साथ में आता, वो साथ में आता तो यहां तो है नहीं कुछ साथ में, तो वो डिस्टर्ब हो जाता। तो अच्छा है कि यहां कुछ नहीं आ रहा, अच्छा है कि यहां कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना। अब तो फिर तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 3 रो और 2 कॉलम का हो गया। 3 रो 2 कॉलम के कोई डिटर्मिनेंट होते हैं क्या? रुको भाई, यहां कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आना तो चाहिए। कैलकुलेशन के हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, नहीं आए तो ही अच्छा है, लेकिन डिटरमिनेंट को पूरा करने के लिए तो आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं। खाना पूर्ति मतलब यहां पर आप लगा दो 0 0 और 0, लफड़ा ही खत्म। तीसरी रो मैंने क्या बना दी, तीसरा कॉलम मैंने क्या बना दिया, 0 0 0। अच्छा, फिर यहां क्या करें, अब यहां फर्क नहीं पड़ता ना। आप जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो A1 L1 + B1 M1 0 0 इंटू, अब यहां कुछ भी रखो, मान लो हमने लगा दिया एलिफेंट, यहां लगा दो केमल, यहां लगा दो हॉर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे बच्चों, बिना किसी इधर उधर की बात के आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा। A1 L1 + B1 M1 0 इंटू एलिफेंट भूल जाओ, तो ये आ गया। फिर A1 L2 + B1 M2 + 0 इंटू कैमल भूल जाओ, जरूरत ही नहीं है। तो आप देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्टेंट डिटरमिनेंट मिल जाएगा, पक्का पक्का मिल जाएगा। ओके, फिर करें क्या सर, लाना तो जीरो तो हो गया ना, जीरो। ये इसकी सारी कॉलम ही जब जीरो है तो ये जीरो ही तो आएगा इसका वैल्यू। एक पूरा कॉलम जीरो हो गया, यहीं से ओपन कर लो, वैल्यू जीरो हो गया। ये क्या आएगा, अरे जो आएगा आने दो ना, जो वैल्यू आएगा आने दो उसको, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, राइनोसोरस, जो लाना है लाने तो, जीरो इंटू दैट विल बी द जीरो। और यही हमारा राइट हैंड साइड है। अब ये जो टेक्निक मैंने इस क्वेश्चन में समझाई, बहुत समय लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले क्वेश्चंस में भी हम ऐसी टेक्निक को काम में लेंगे, और जेई मेन, एडवांस और इस तरह के एग्जाम भी इस तरह की टेक्निक पर सवाल रेगुलरली पूछते रहते हैं। तो जो समझाया उसको बहुत अच्छे से अपनी समझ में उतार लें। ऐसे और क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छे से समझ लें, देख लें। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हमने डिस्कस किया। अब इसकी इंपॉर्टेंस में और अच्छे सवाल कैसे बन सकते हैं, अगली क्लास में लेते हैं। मतलब कल 3 to 4 क्वेश्चंस और लेंगे अपन इसके ऊपर, जिससे आपकी समझ अच्छे से इसके ऊपर डेवलप हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें, मजे करते रहें।